गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट चल रहा था, हमारा टॉपिक था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला ही पार्ट है, पहला ही चैप्टर था ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको बहुत सी बातें बताई गई थी। अब कल हम लोगों ने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा भी कहा जाता है, तो उसी संविधान के बारे में जाना था। कुछ भारी भरकम शब्द उस प्रस्तावना के भीतर आए थे। प्रस्तावना को आप जानते हैं प्रीम्बल कहा गया था। तो उस प्रस्तावना के अंदर जो भारी भरकम शब्द आए थे उसकी व्याख्या भी अच्छे से की गई थी, और उन्हीं सभी टफ शब्दों को जो व्याख्या है वो यहाँ पर आज बताई जा रही है आप लोगों को। तो देखते हैं। सॉवेरेन, सॉवेरेन का मतलब होता है स्वायत्त शासन या संप्रभुता। तो दोनों ही इसके अर्थ होता है। संप्रभुता क्या चीज होती है इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, सॉवेरेन यानी संप्रभुता। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र देश है। कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो था वो आज़ाद हो गया था। 26 जनवरी 1950 को इसने अपने आप को गणतंत्र देश के रूप में उभार कर ये पूरे विश्व पटल पर उभरा। यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो भारतीय संविधान था वह लागू हुआ था और भारत ने एक गणतंत्र के रूप को धारण किया था। तो भारत जो है वो एक स्वतंत्र देश है एंड सब्जेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल कंट्रोल इन एनी मैटर। और भारत साथ में एक ऐसा देश भी है जिसके मामलों में किसी भी बाहरी नियंत्रण को नहीं कहा जा सकता। यानी कि भारत के जितने भी मामले हैं भारतीय सरकार ही उसको सॉल्व करती है। कोई भी बाहर दूसरा देश जो है वो हमारे देश को कंट्रोल नहीं करता है, हमारे मैटर के ऊपर कोई वाद विवाद नहीं करता और हमारे देश को कंट्रोल करने का कार्य नहीं करता। तो कहने का मतलब होता है संप्रभुता वह शक्ति होती है जिसके अंदर जो देश है वह ऐसी पावर अपने पास रखे कि उसे किसी अन्य देश के किसी भी मामले में कोई जरूरत की आवश्यकता ही न पड़े। अगला शब्द था सोशलिस्ट, समाजवादी। अब यहाँ समाजवादी का मतलब क्या था कि हमारा देश जो है उसके संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को भी दिया गया था। तो इसको शामिल किए जाने के पीछे क्या कारण था इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखें कि इट इम्प्लाइज कि यह सूचित करता है दैट द कंट्रीज सोसाइटी इज फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि हमारे देश का जो समाज है वह हर प्रकार के शोषण से पूरी तरीके से मुक्त है। किसी भी प्रकार से भारतीय समाज जो है वह किसी भी प्रकार के शोषण से ग्रस्त नहीं है। यानी कि भारत का जो समाज है वह हर प्रकार के शोषण से मुक्त है। किसी भी प्रकार का टॉर्चर है या कोई गलत कुप्रथाएं हैं, गलत रीति रिवाज है, उनसे हमारा भारतीय समाज पूरी तरीके से मुक्त है। तो ये बात यहाँ पर कही गई थी। किसी प्रकार का कोई जो शोषण का कार्य था हमारे संविधान के अंदर शोषण शब्द को बिल्कुल ही गलत माना गया है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई। एंड एनी इनइक्वालिटी इन इनकम एंड सोशल स्टेटस विल नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट। और किसी भी प्रकार की, चाहे वह आय में मान लीजिए, चाहे वह सामाजिक स्तर में मान लीजिए, किसी भी प्रकार की जो असमानता है उसका विद्यमान होना किसी भी हाल में संभव हमारे देश के भीतर नहीं है। अब यहाँ पर क्या मतलब है? समाज का मतलब है समाज में हर प्रकार का वर्ग का व्यक्ति रहता है। तो यहाँ पर समानता को मुख्य महत्व दिया गया है। समानता का मतलब हो गया चाहे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको बराबरी की सैलरी दिया जाना, समाज के अंदर बराबर की इज्जत प्रदान करना, ये सारी बातें जो हैं वो हमारे देश का संविधान इन्हें प्रदान करता है। तो समाजवादी का मतलब ये है कि समाज के रहने वाले जो सारे लोग हैं वो इक्वल है, समान है। चाहे वो आय की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे वो सामाजिक स्तर की दृष्टि से देख लीजिए, हर तरीके से हर व्यक्ति को बराबर समझा गया है। कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कमाई के हिसाब से उस व्यक्ति को आदर देना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति को समान इज्जत प्रदान की गई है। समान स्टेटस देने का जो कानून है वो हमारा संविधान बताता है या वर्णन करता है। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब होता है कि किसी भी धर्म विशेष को ज्यादा बढ़ावा नहीं देता हमारा संविधान। यानी कि किसी भी धर्म का की ओर पक्षपात करने का कार्य जो है वो हमारे देश का संविधान नहीं करता। किसी धर्म को बड़ा नहीं समझता, किसी धर्म को छोटा नहीं समझता। इसलिए हमारे संविधान के भीतर सर्वधर्म समभाव की भावना को शामिल किया गया है, जिसके अनुसार
भारत के अंदर हर प्रकार के धर्म का जो व्यक्ति है आसानी से निवास कर सकता है, और यदि उसे लगता है कि मेरे धर्म में किसी प्रकार की कोई कमियां रह गई हैं तो वह चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म को भी परिवर्तित कर सकता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई कानूनन सजा का वर्णन संविधान में नहीं है। व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार वह किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो वही बात यहाँ कही गई है कि द स्टेट शैल ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, कि कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी देश हो, तो वह हर धर्म के व्यक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार रखेगा, बराबर की उसे इज्जत प्रदान करेगा, चाहे वह किसी भी धर्म विशेष से संबंध क्यों ना रखता हो। आगे, एंड नॉट प्रमोट और एनकरेज एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, और अपने स्वयं के फायदे के लिए किसी भी धर्म विशेष को ज्यादा बढ़ावा नहीं देगा। तो यही धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब था। एंड प्रीच, और आगे कहा गया है ऑल सिटीजन्स हैव द फ्रीडम, कि सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे टू फॉलो, अपने किसी भी धर्म का वे अनुसरण करें, प्रैक्टिस किसी भी धर्म को चाहे वे अपनाएं, एंड प्रीच देयर रिलीजन, और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से प्रचार करें। तो इन सभी कामों के लिए जो सुविधा है वो हमारे देश का संविधान प्रदान करता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश में किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को चाहे तो परिवर्तित कर सकता है, और चाहे तो अपने धर्म का किसी भी तरीके से प्रचार कर सकता है। लेकिन बस वो प्रचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती से अपने धर्म को जबरदस्ती थोपा जा रहा हो, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लादा जा रहा हो कि नहीं तुझे यही धर्म ग्रहण करना है। तो जबरदस्ती आप किसी से दूसरे को अपने धर्म को नहीं अपनाने के लिए मजबूर कर सकते हो। कहने का मतलब यह है, जबरदस्ती आप किसी दूसरे को अपना धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से चाहे तो किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है। आगे है डेमोक्रेटिक। अब यहाँ डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। इसका क्या मतलब है? इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में, गवर्नमेंट इज चूजन बाय द सिटीजन्स थ्रू इलेक्शन, कि यहाँ पर जो सरकार चुनी जाती है वह यहाँ के आम नागरिकों के द्वारा चुनी जाती है। पिछले वीडियोस में आपको बताया गया था कि लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो जनता है तो जनता का शासन होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिन लोगों को चुनती है जनता वो जनता में से ही होते हैं, जनता के लिए शासन करते हैं। और जनता के लिए कैसे करते हैं कि जो भी काम बनाएंगे, जो भी नीतियां बनाई जाएगी, जो भी योजनाएं बनाई जाएगी वो जनता के लिए होंगी और जनता के द्वारा शासन किया जाता है। क्योंकि वो जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता से सलाह मशवरा करके या जनता के पक्ष में, हित में कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए वे अपनी नई नीति योजनाओं को बनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक देश है, और डेमोक्रेटिक देश होने के कारण जो हमारा देश है उसमें जो भी हमारे देश के जो नागरिक हैं वो इलेक्शन के थ्रू अपनी स्वेच्छा से सरकार का चयन करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। अगला वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि गणतंत्र देश है हमारा। अब गणतंत्र का मतलब क्या है कि नो हेरिडिटी रूलर, कि यहाँ पर कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता। यानी कि भारत जो है उसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं है। जैसे आप पहले पिछले जमानों में देखा करते थे, पिछले कुछ कालों में आप लोगों ने पढ़ा, पिछली कहानियों के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ कहानियों में, कि जो पहले है राजा का बेटा राजा रहा करता था, फिर उसका बेटा फिर शासक बना करता था। लेकिन आजकल के समय में जो लोकतांत्रिक देश है उसमें ऐसी कोई प्रथा नहीं है। अब नो हेरिडिटरी रूलर, कि कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता। आगे, हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड एंटिटी, कि जो देश का या राज्य का मुखिया होता है वह चुना जाता है, उसका चयन किया जाता है, और हु होल्ड्स द पोस्ट फॉर ए फिक्स्ड टर्म एज प्रेसिडेंट, और वह एक निश्चित समय के लिए प्रेसिडेंट नाम के पद को ग्रहण करता है। आप सभी को पता होगा प्रेसिडेंट का जो पद है राष्ट्रपति कहा जाता है। जैसे देश का पहला नागरिक होता है तो देश का पहला नागरिक जो है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है।